गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। जय स्टडी चैनल से जुड़े हुए सभी अभ्यर्थियों को मेरा नमस्कार। आज हम जिस टॉपिक को लेके आए हैं उस टॉपिक का नाम है नेहरू रिपोर्ट, और ये नेहरू रिपोर्ट 1928 में पेश की गई थी। नेहरू रिपोर्ट को आखिरकार पेश करने की ज़रूरत क्या पड़ी, नेहरू रिपोर्ट में आखिरकार कौन कौन से प्रावधान किए गए थे, और नेहरू रिपोर्ट का अंततः विरोध क्यों हुआ था, और ये नेहरू रिपोर्ट क्यों सफल नहीं हो पाई थी, इसके सभी पहलुओं की हम लोग गहन समीक्षा करेंगे। और ये वीडियो लेक्चर करीब 8 से 10 मिनट का होने वाला है। इसको हम लोग ठीक ढंग से समझने का प्रयास करते हैं। नेहरू रिपोर्ट को समझने के लिए हम आपको पहले इतिहास में थोड़ा सा पीछे लेके जाएंगे, साइमन कमीशन, और साइमन कमीशन से आपके और पीछे लेके जाएंगे, यानी जलियांवाला बाग हत्याकांड से हम शुरू करते हैं पूरी कहानी। जैसा कि आप सभी को पता है कि 13 अप्रैल 1919 को भारतीय इतिहास में या भारतीयों के लिए एक बहुत ही नृशंस घटना घटी थी, जलियांवाला बाग हत्याकांड, जिसमें बहुत सारे लोग मारे गए थे। तकरीबन 1200 से अधिक लोग उसमें मार दिए गए थे। तो इस घटना से ब्रिटिश सरकार के प्रति जहाँ पर केवल राष्ट्रीय स्तर पर विरोध था, वहीं पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर भी ब्रिटिश शासन की आलोचना की गई थी। तो अंग्रेजों के ऊपर लगातार दबाव पड़ रहा था कि वो भारत में एक उत्तरदायी शासन स्थापित करें, क्योंकि अगर आप शासन यहाँ पे चला रहे हैं, गवर्नेंस को आपने इस्टेब्लिश किया है, तो आपकी ही अकाउंटेबिलिटी बनती है अगर भारत में कोई घटना घटती है तो। और अंग्रेज उत्तरदायी शासन दे नहीं रहे थे भारत में। इस वजह से भारतीयों ने दबाव बनाया। इस हत्याकांड के बाद दबाव और जोर बना, तो अंग्रेजी सरकार जो थी, ब्रिटिश सरकार जो थी, वो उत्तरदायी शासन देने के लिए विवश हुई। और 1919 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार आया, और उस सुधार के माध्यम से उन्होंने कुछ हद तक उत्तरदायी शासन की स्थापना की। और उन्होंने एक नियम बनाया कि प्रत्येक 10 साल में एक आयोग बनेगा, और उस आयोग का यही कार्य होगा कि 1919 के प्रावधानों की वो समीक्षा करे। तो इसी को ध्यान में रखते हुए, यानी 1919 के प्रावधानों की जांच करने के लिए ही एक आयोग बना था, और उस आयोग का नाम था साइमन कमीशन या साइमन आयोग। आप सभी को पता है कि नवंबर 1927 में साइमन कमीशन का गठन हुआ था। फरवरी 1928 में साइमन कमीशन भारत आया था। इस साइमन कमीशन का विरोध, जोरदार विरोध किया गया, और काले झंडे दिखाकर उसका स्वागत भी किया गया। और साइमन कमीशन के विरोध के क्रम में स्कॉट, जो कि एक उच्च पुलिस अधिकारी थे, उनके आदेश पर लाठियां चलाई गई। उनका नाम था स्कॉट, और स्कॉट की लाठियों से ही घायल हुए लाला लाजपत राय, और वहीं पर उन्होंने दम तोड़ दिया था। लेकिन लाला लाजपत राय ने एक स्टेटमेंट जारी किया था, और उस स्टेटमेंट में उन्होंने कहा था कि मेरे शरीर पर पड़ने वाली एक एक लाठी ब्रिटिश शासन के ताबूत में कील साबित होंगी। और आगे चलकर खैर हुआ भी वही। तो कुल मिला के ये कहानी शुरू होती है, जलियांवाला बाग हत्याकांड से शुरू होती है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार पे आती है। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार की समीक्षा के लिए साइमन कमीशन बनाया गया, और उस साइमन कमीशन का विरोध होता है। विरोध होने का कारण भी यही था कि कानून की समीक्षा करने के लिए जितने भी व्यक्ति उस कमीशन में थे, वो सारे के सारे यूरोपीय थे। अब आपको करना है भारतीय कानून की समीक्षा, और आपने सारे सदस्य यूरोपीय रख दिए हैं। ये कहीं से भी न्याय संगत नहीं था। ये नेचुरल जस्टिस का साफ साफ उल्लंघन था, जिसकी वजह से इसका विरोध किया गया था। तो अंत में जब ब्रिटिश सरकार के लोग जब थोड़ा सा परेशान हुए, तो उन्होंने कहा ठीक है, अच्छा आप ही अब अपने देश का संविधान बना के दिखा दीजिए, यानी संविधान का एक मसौदा तैयार करके दिखा दीजिए। बर्केनहेड उस समय भारत सचिव थे, उनका पूरा नाम है लॉर्ड बर्केनहेड। उन्होंने मोतीलाल नेहरू के समक्ष जो है ऐसी चुनौती रखी कि आप ही एक ऐसा संविधान बनाकर दिखा दीजिए जिससे कि सभी भारतीय संतुष्ट हो जाएं। हालांकि हम लोगों को लाड लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। भारतीय इतिहासकारों ने भले ही इन लोगों के नाम के आगे लाड लगाया है, लेकिन हमें लाड लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। हालांकि लाड लगाने का एक सबसे बड़ा कारण ये भी होता था कि जो भारत सचिव जितने भी होते थे, ये हाउस ऑफ लॉर्ड्स से चुन के आते थे, इसलिए इनके नाम के आगे लाड लगाया जाता था। लेकिन हम लोगों के लिए ऐसी कोई बाध्यता नहीं है कि इन लोगों के आगे लाड लगाया जाए, तो बर्केनहेड से हम लोग काम चलाते हैं। तो बर्केनहेड की इस चुनौती को मोतीलाल नेहरू ने स्वीकार किया। उन्होंने कहा ठीक है, हम भारतीयों के लिए एक संविधान बनाएंगे, या संविधान का एक मसौदा रखेंगे, और फिर हम दिखाते हैं कि भारतीय उससे संतुष्ट होते हैं कि नहीं। बर्केनहेड ने कहा ठीक है, आप बना के दिखा दीजिए। तो नेहरू रिपोर्ट 1928 में पेश की गई। इसमें टोटल 9 सदस्य थे। मोतीलाल नेहरू इसके अध्यक्ष बनाए गए थे। इसमें जो पहला प्रावधान था, इसमें मोतीलाल नेहरू ने कहा कि भारत को एक डोमिनियन स्टेट यानी अधिराज्य का दर्जा दिया जाए। अब डोमिनियन स्टेट का कॉन्सेप्ट आप समझ लीजिए। डोमिनियन स्टेट में क्या होता था, एक डिफेंस का मसला होता था, डिफेंस के बाद एक फॉरेन का मसला होता था यानी विदेश का, और एक कम्युनिकेशन का मतलब संचार, यानी रक्षा, विदेश और संचार, डिफेंस, फॉरेन और कम्युनिकेशन। ये 3 मसले होंगे किसके पास, ब्रिटेन के पास। बाकी सारे आंतरिक मामले किसके पास होंगे,
वो होंगे भारत सरकार के पास। यही होता है डोमिनियन स्टेट का कॉन्सेप्ट। तो मोतीलाल नेहरू ने कहा कि भारत को डोमिनियन स्टेट का दर्जा दिया जाए। दूसरा पॉइंट है अवशिष्ट विधायी शक्तियां या अवशिष्ट शक्तियां वो केंद्र के पास हो, इसकी मांग जो है मोतीलाल नेहरू ने की थी। अवशिष्ट शक्तियां ऐसी शक्तियां होती हैं जो ना तो संघ सूची में लिखी होती हैं, ना तो राज्य सूची में लिखी होती है, ना ही समवर्ती सूची में लिखी हुई होती हैं। ये जो अवशिष्ट शक्तियां हैं ये भारतीय संविधान में आर्टिकल 248 में दी गई हैं। आर्टिकल 248 में अवशिष्ट विधायी शक्तियां लिखी गई हैं और ये जो अवशिष्ट विधायी शक्तियों का कॉन्सेप्ट है ये हमने कनाडा से लिया था। अब अवशिष्ट विधायी शक्तियों में वैसी शक्तियाँ आएंगी जो कि तीनों सूचियों में से शामिल नहीं होंगी। जैसे आज के टाइम में क्रिप्टो करेंसी है, साइबर सुरक्षा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे मुद्दे हैं, तो इनको किसी भी सूची में स्थान नहीं मिला है। तो ये सारी चीज़ अवशिष्ट विधायी शक्तियों में डाले गए हैं और अवशिष्ट विधायी शक्तियों पर कानून बनाने का अधिकार केवल संसद को होगा। इसमें जो तीसरा पॉइंट है पृथक निर्वाचक मंडल, तो पृथक निर्वाचक मंडल के स्थान पर आरक्षण के सिद्धांत को इसमें स्वीकार किया गया था, यानी पृथक निर्वाचक मंडल की मांग को साफ साफ अस्वीकार कर दिया गया था। मताधिकार को 2% से बढ़ाकर 11% कर दिया जाए, ऐसी मांग मोतीलाल नेहरू के द्वारा की गई थी। तो ऐसे करके कई सारे प्रावधान किए गए थे, लेकिन जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है ये 4 पॉइंट पढ़ने से आपका काम यहाँ पे चल सकता है। अब हम आगे चलते हैं कि मोतीलाल नेहरू के द्वारा संविधान निर्माण करने के लिए जो मसौदा पेश किया गया यानी नेहरू रिपोर्ट पेश की गई, इसका आखिरकार विरोध क्यों हुआ। अब इसके पॉइंट्स पर हम लोग नज़र डालते हैं। विरोध करने के क्रम में सबसे पहले जो कांग्रेस के अंदर एक युवा लॉबी थी, युवाओं का जो एक आंदोलन उस समय पनप रहा था, उसने सबसे पहले विरोध किया और मोतीलाल नेहरू का विरोध करने वालों में सबसे अग्रणी भूमिका थी जवाहरलाल नेहरू, जो कि उन्हीं के लड़के थे। और उसके बाद देखिए सुभाष चंद्र बोस, उस समय ये कांग्रेस के 2 मुखर युवा नेता थे जिन्होंने मोतीलाल नेहरू का विरोध किया था, उनके इस कॉन्सेप्ट का विरोध किया था, नेहरू रिपोर्ट का विरोध किया था। और उन्होंने विरोध किया था डोमिनियन स्टेट वाले मुद्दे पर इन्होंने विरोध किया था। उन्होंने कहा था हमें डोमिनियन स्टेट चाहिए ही क्यों, अब हमें पूर्ण स्वराज्य चाहिए, अब हमें पूर्ण स्वतंत्रता चाहिए। ये डोमिनियन स्टेट कहीं ना कहीं संप्रभुता पे तो प्रश्न चिन्ह उठाता ही है। और इन लोगों का मानना था कि जब हम लोग इतना आगे बढ़ गए हैं तो डोमिनियन स्टेट का मसला तो अब पुराना है। लेकिन मोतीलाल नेहरू को लगता था कि हम स्टेप बाय स्टेप काम करें। अभी हम पूर्ण स्वतंत्रता मांगेंगे तो अंग्रेज देने से रहे, तो पहले हम डोमिनियन स्टेट प्राप्त कर लें, उसके बाद जाके हम पूर्ण स्वतंत्रता की मांग करेंगे। लेकिन चूंकि उस समय सुभाष चंद्र बोस और जवाहरलाल नेहरू उस समय बिल्कुल यंग ब्लड थे, तो उन लोगों ने कहा नहीं, मुझे पूर्ण स्वतंत्रता चाहिए, डोमिनियन स्टेट के इस कॉन्सेप्ट को मैं मानने के लिए तैयार नहीं। उसके बाद इन लोगों ने कांग्रेस छोड़ दी और 1928 में ऑल इंडिया इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना की। ये सवाल कई बार पीसीएस के एग्जाम में पूछा गया है कि ऑल इंडिया इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना कब हुई और किसके द्वारा हुई। तो ऑल इंडिया इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना 1928 में हुई और सुभाष चंद्र बोस और जवाहरलाल नेहरू के द्वारा की गई थी। और क्यों की गई थी? क्योंकि ये नेहरू रिपोर्ट से संतुष्ट नहीं थे। उसके बाद एक और संस्था थी जो नेहरू रिपोर्ट से संतुष्ट नहीं थी, उसका नाम है मुस्लिम लीग। मुस्लिम लीग 2 बिंदुओं पर सहमत नहीं थी। पहली चीज़ तो वो अवशिष्ट शक्तियों को चाहती थी वो प्रांतों को मिल जाए, यानी जो अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास होती थी, ये लोग चाहते थे कि अवशिष्ट शक्तियां प्रांतों को मिल जाए। और दूसरा पॉइंट है केंद्रीय विधान परिषद में 1/3 स्थान मुस्लिमों के लिए आरक्षित हो, क्योंकि मोतीलाल नेहरू ने कहा था कि हम पृथक निर्वाचक मंडल तो नहीं दे पाएंगे, लेकिन हाँ मुसलमानों के लिए सीट आरक्षित कर देंगे। लेकिन कितनी सीट आरक्षित करेंगे इसको साफ साफ मेंशन नहीं किया था। इस वजह से मुस्लिम लीग ने भी विरोध किया और आगे चल के ये जो मोतीलाल नेहरू रिपोर्ट है ये सफल नहीं हो सकी और खारिज कर दी गई। तो आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग इतना ही कवर करेंगे। अगले वीडियो लेक्चर में हम लोग मिलेंगे गांधी के सविनय अवज्ञा आंदोलन और गांधी के डांडी मार्च से। तब तक के लिए धन्यवाद।